हैं। काफी सारे कंसेप्ट अब तक पढ़ाए जा चुके हैं और कुछ आज हम लोग पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास की अगर बात करूं तो लास्ट क्लास में दो टॉपिक पढ़ाए गए थे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका क्वेश्चन कराया गया था। बेसिकली समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का क्वेश्चन कराया गया था। किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो आपको फॉर्मूला यही बताया गया कि अगर मैं एक समलंब चतुर्भुज बना दूं जिसकी समांतर भुजाएं ए और सी हैं, ठीक है, दो समांतर भुजाओं को आप कुछ भी लिख सकते हो। अभी के लिए मैं ए और सी लिख रहा हूं। तो इसका क्षेत्रफल यानी एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो एरिया के लिए मैं ए लिख रहा हूं। तो एरिया बराबर आप क्या कहते हो, समांतर भुजाओं को जोड़ देते हो, है ना, ए प्लस सी बटा दो। मतलब जो भी समांतर भुजाएं हैं उनको जोड़ देते हैं। तो इसे पढ़ते क्या है, समांतर भुजाओं का योग बटा दो गुना। गुना में क्या करते हो, या तो ऊंचाई लिखते हो या फिर कहते हो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, इसे ही एच कहते हैं। तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी या एच यानी ऊंचाई लिख सकते हैं। तो ये पहला फॉर्मूला था जिसको यूज करके कुछ क्वेश्चन हम लोग सोल्व किए थे लास्ट क्लास में। उसके बाद जटिल आकृतियों के बारे में बताया गया। मतलब ऐसी आकृति जिसके क्षेत्रफल का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको नहीं याद है उसे आप जटिल आकृति कहोगे। बनता कैसे है, तो कुछ सरल आकृतियों से मिलकर बनती है। इसका जब भी आपसे क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाएगा, आप एक जटिल आकृतियों को छोटे छोटे सरल आकृतियों में तोड़ देते हो, कुछ लाइन ड्रॉ करके, फिर सभी भागों के क्षेत्रफल कैलकुलेट करके जोड़ देते हो तो टोटल एरिया आ जाएगा, है ना। यही दो टॉपिक लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था। पहला समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का क्वेश्चन, जटिल आकृतियों के क्षेत्रफल का क्वेश्चन कराया गया था। तो इसी पे आधारित एक क्वेश्चन करते हैं जिसे आप सभी लोग रिकॉल क्वेश्चन कहते हो, जिसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। कोई भी चैट सेक्शन में आंसर नहीं देगा, कोई भी माइक ऑन करके आंसर नहीं बताएगा, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपको रिकॉल क्वेश्चन। समलंब चतुर्भुज के का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है आप सभी से। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। चलिए, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको बताना है जहां पर समांतर भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। मतलब समांतर भुजाओं का जो युग्म है, मतलब जो भी समांतर भुजाएं हैं वही 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दी गई। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। मतलब इसे आप ऊंचाई भी कह सकते हो, ऊंचाई का मान 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल बताइए। सीधे फॉर्मूला पे आधारित क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला में मान रखना है आपको और आंसर आपका आ जाएगा। अगर फॉर्मूला याद है तो आंसर आप 10 सेकंड में कर सकते हो। काफी आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिए क्या क्या दिया गया है। समांतर भुजाएं 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर दी गई है। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी ऊंचाई का ही मान, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी को ही ऊंचाई कहते हैं, जिसे आप एच कहते हो। तो एच का मान 4 सेंटीमीटर दिया गया है। दोनों समांतर भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दी गई है। तो आपको बताना है कि ट्रापेजियम का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा, क्वेश्चन काफी आसान है तो काफी जल्दी से आंसर आ सकता है ना। बस फॉर्मूला में मान रखना है, आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब तक सिर्फ 5 आंसर आए हैं तो सभी लोग ट्राई कीजिए। चलिए, तो 15 सेकंड और रुकेंगे, ठीक है, आखिरी 15 सेकंड और है। पहले खुद से आंसर आप ट्राई कीजिए, सोल्व कीजिए। जो भी आपका आंसर आ रहा है पोल सेक्शन में आंसर दे, फिर मैं सोल्व करूंगा, ठीक है। अब 10 सेकंड और है, आखिरी 10 सेकंड और है। 10 सेकंड में पोल को एंड करके इस क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1।
तो अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं और आपका चैट सेक्शन अब ओपन है। तो कोई भी डाउट हो तो चैट सेक्शन में लिख देना है, जिस वक्त डाउट हो उसी वक्त आपको लिख देना है, ठीक है। पूरे खत्म होने का वेट भी नहीं करना है, चैट में लिखिएगा कोई भी अगर डाउट हो तो। देखो अब समझते हैं। तो एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपसे पूछी जा रही है। समांतर भुजाओं का युग्म 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर दिया गया है। आप बिना आकृति बनाए हुए ही कह सकते हो, मान लो अगर समांतर भुजाओं को ए और सी लिखते हैं तो मान लो कह सकते हैं कि ए का मान 6 सेंटीमीटर दिया गया है, सी का मान 9 सेंटीमीटर दिया गया है, और ये दोनों ही क्या है, ये दोनों समांतर भुजाएं हैं। हम कह सकते हैं ए और सी क्या है, समांतर है। अब इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी अगर 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब कहोगे एच का मान, ऊंचाई का मान 4 सेंटीमीटर है ना। अब फॉर्मूला क्या है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपके पास होता है ए प्लस सी बटा में 2 गुना एच। मतलब समांतर भुजाओं को आप जोड़ देते हो, 2 से भाग देते हो, एच से गुना कर देते हो, है ना। अब यहां से सभी के मान रख दो तो आप बोलोगे 6 + 9/2 इंटू 4। यहां से आप आगे सोल्व करोगे तो 6 और 9 को जोड़ा तो 15 मिला, 15/2 गुना 4। यहां से क्या मिलेगा आपको, अगर 2 से मैं 4 को काटूं तो 2 बार में कटेगा। यहां से आपका आंसर आ जाएगा 15 × 2 यानी 30। इकाई क्या डालोगे, सेंटीमीटर वर्ग, क्योंकि क्षेत्रफल की बात की जा रही है ना। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए ही हमारा सही उत्तर था। ये क्लियर है सभी को, काफी आसान सा था। सीधे सीधे अगर फॉर्मूला आपको याद है ये वाला, है ना, कि समांतर भुजाओं का योग बटा 2 गुना ऊंचाई, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, तो यही समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। इतना क्लियर है सभी का। चलिए अब चैट सेक्शन में लिख के बताइए, ये समझ में आया। चलिए अगर ये समझ में आया तो अब आगे बढ़ते हैं ना। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना बेहद आसान था, बस फॉर्मूला में मान रखने थे। चलिए तो आज की फर्स्ट टॉपिक देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वह एरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, मतलब सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल। तो सर्वांगसम का नाम सभी ने सुन रखा है। जब भी आपको ज्योमेट्री पढ़ाई जा रही थी, ज्यामिति पढ़ाई जा रही थी, वहां पर आपको सर्वांगसम आकृतियां भी पढ़ाई गई, सर्वांग समता भी पढ़ाया गया, है ना। कॉन्ग्रुएंसी भी पढ़ाई गई, कॉन्ग्रुएंट फिगर भी पढ़ाई गई, और सबसे ज्यादा हम लोगों ने क्या सीखा था, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब त्रिभुजों की सर्वांग समता, है ना। 4 प्रतिबंध सिखाए गए थे आपको, भुजा कोण भुजा प्रतिबंध, अगर आपको याद दिलाओ, भुजा कोण भुजा प्रतिबंध, भुजा 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 प्रतिबंध, कोण भुजा कोण प्रतिबंध, और राइट हाइपोटेन्यूज साइड, है ना, समकोण कर्ण भुजा प्रतिबंध, है ना। ये 3 चीज पढ़ाई गई थी, 4 चीज, है ना, सभी को याद है। तो ये 4 चीज पढ़ाई गई थी कॉन्ग्रुएंसी में, कॉन्ग्रुएंट फिगर में। और कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी या सर्वांग समता का मतलब आपको बताया गया था कि दो आकृति अगर बिल्कुल एक जैसी हो, उनके माप भी सेम हो, आकार भी सेम हो, मतलब शेप एंड साइज, शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, तो ऐसे आकृति को कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। सीधे सीधे वर्ड में ही बताया गया था कि शब्द में ही अर्थ छुपा हुआ है। सर्वांग सम का मतलब होता है सर्व अंग सम, मतलब जिसके सभी अंग समान। मतलब सीधे सीधे हम यही बोल सकते हैं ना कि अगर दो आकृति सर्वांगसम है तो उनके एरिया क्या होंगे, अगर दो आकृति सर्वांगसम है तो बिल्कुल एक जैसे होंगे, और अगर कोई दो आकृति बिल्कुल एक जैसे हैं तो उनके एरिया भी एक जैसे होंगे, मतलब बराबर होंगे। क्लियर है। तो अगर दो आकृति कॉन्ग्रुएंट है तो सीधे सीधे आपको यही बोलना है कि सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल सदैव समान होता है। सदैव समान, समान का मतलब हमेशा इक्वल होता है ना। जैसे कि मैं अगर दो आयत बना दूं, ठीक है, एक आयत आपको दिख रहा है यहां पर, और अगर मैं एक और आयत बना दूं, ठीक है। अब अगर मैं कह रहा हूं कि ये दोनों ही आयत जो है, ये दोनों ही जो आयत है सर्वांगसम है, अगर ये दोनों आयत सर्वांगसम है, अगर इसका क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर वर्ग है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ब्लैक वाला जो काले कलर का जो आयत दिख रहा है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, चैट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर ये दोनों आकृति सर्वांगसम है
तो आप बोलोगे सर अगर सर्वांगसम है तो सर्वांगसम का मतलब बिल्कुल एक जैसे आकृति होती है। तो अगर इसका क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इस वाले का भी क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। तो यहां से क्या समझ में आया कि दो आकृति अगर सर्वांगसम है तो उनका क्षेत्रफल बराबर होगा। बस इतना समझ लेना है। उसके बाद यहां पर आपको दो त्रिभुज दिखाई गए है ना, दो त्रिभुज दिखाए गए, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज पीक्यूआर। और दे रखा है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है ना, क्योंकि इसकी तीनों ही भुजा, पहले वाले त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे वाले त्रिभुज की संगत भुजा के बराबर है ना। तो भुजा 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 प्रतिबंध यानी साइड 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 प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। ये सारी चीज पहले ही पढ़ाई जा चुकी है ना, सारी चीज पहले ही पढ़ाई जा चुकी है सर्वांग समता ज्यामिति में। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, अगर मैं पहले वाली आकृति का क्षेत्रफल निकालने की सोचूं, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो क्या बोलोगे, क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी। तो अगर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालोगे तो बोलोगे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, हाफ इन 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आधार गुना ऊंचाई। आधार का मान क्या दिख रहा है, 1/2 गुना आधार आपको दिख रहा है बीसी। बीसी का मान कितना है, बीसी का मान 6 सेंटीमीटर है। तो आप बोलोगे आधार का मान 6 सेंटीमीटर रख दिया। ऊंचाई का मान कितना है, ऊंचाई बोलोगे सर एडी है यानी 4 सेंटीमीटर है, तो यहां पर 4 सेंटीमीटर रख दिया। और इसको जैसे ही आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से क्या पता चला कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर वर्ग है। अब बताओ त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल कितना होगा, कोई बता सकता है क्या। अगर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आया तो त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल भी 12 सेंटीमीटर वर्ग ही आएगा। बोलोगे क्यों, क्योंकि यह दिया गया है कि ये दोनों सर्वांगसम है। ठीक है, तो दो अगर आकृति सर्वांगसम है तो अब दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करने का, हालांकि आप कैलकुलेट करके देखोगे तो वही आएगा बात, लेकिन उतना भी करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सीधे सीधे बोलना है कि दोनों आकृति सर्वांगसम है तो पहले वाले का क्षेत्रफल दूसरे वाले क्षेत्रफल के बराबर है ना। तो हम कह सकते हैं अगर ये दोनों आकृति सर्वांगसम है और पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दूसरे वाले का भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी पीक्यूआर का भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर ही क्षेत्रफल होगा। इतनी बातें सभी को क्लियर है, ये बताइए, इतनी सभी को क्लियर है, यस या नो। बस इतना ही बताया गया कि अगर दो आकृति सर्वांगसम है तो उनके क्षेत्रफल बराबर होंगे, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं जानना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये तो आप सभी ने समझ लिया कि अगर दो आकृति सर्वांगसम है तो उनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। क्या दो आकृति का क्षेत्रफल समान है, अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कोई आकृति एक है एक आकृति दो है, दोनों का क्षेत्रफल सेम है, इक्वल है, तो क्या जरूरी है कि वो दोनों आकृति सर्वांगसम होंगे, हाँ या ना, यस या नो। दो आकृतियों का क्षेत्रफल अगर इक्वल है तो क्या वो सर्वांगसम होंगे, तो आप बोलोगे नहीं सर जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, है ना। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, सर्वांगसम होने का मतलब क्षेत्रफल तो समान होगा, लेकिन क्षेत्रफल समान होने का मतलब जरूरी नहीं है कि वो सर्वांगसम हो। उदाहरण के तौर पर जैसे कि यहां पर अभी दो आकृति आपको दिख रहा है, एक त्रिभुज एक आयत, ठीक है, एक ट्रायंगल एक रेक्टेंगल। अब चलो पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैलकुलेट करके देखो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप बोलोगे सर इसका फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई होता है। और अभी अभी आपने कैलकुलेट किया था हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, यही वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला, तो हमें पता चला कि इसका क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब आयत का क्षेत्रफल कैलकुलेट करो, इस वाले का क्षेत्रफल कैलकुलेट करो आयत का, रेक्टेंगल का। तो आप बोलोगे सर इसका जो क्षेत्रफल होता है रेक्टेंगल का, ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई, होता है ना, लंबाई गुना चौड़ाई पढ़ाया गया है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ का मान कितना है, लंबाई का मान आपको दिख रहा है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई का मान दिख रहा है 3 सेंटीमीटर, लंबाई 4 सेंटीमीटर चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। तो यहां से आप सोल्व किए तो यहां से भी आंसर आया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या दिख रहा है, अब बोलोगे सर त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आया,
चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका मतलब क्लियर है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर है ना? दोनों का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का भी 12, चतुर्भुज का भी बराबर 12। क्या ये दोनों आकृति सर्वांसम है? तो आप बोलोगे सर नहीं, ये दोनों सर्वांसम कहां से हो सकते हैं? एक त्रिभुज है, एक चतुर्भुज है ना? सर्वांसम कैसे होंगे? सर्वांसम तो बिल्कुल एक जैसे आकृति को कहते हैं। तो यहां से हमें साफ दिख गया कि क्षेत्रफल बराबर है फिर भी सर्वांसम नहीं है ना? सर्वांसम नहीं है तो सर्वांसमता का साइन बना के आप काट दोगे। इसका मतलब त्रिभुज चतुर्भुज सर्वांसम नहीं है, हालांकि उसके क्षेत्रफल बराबर थे। क्लियर है? तो क्षेत्रफल होने के बावजूद ये दोनों सर्वांसम नहीं है। क्लियर है? इतनी सारी चीज समझ में आई? तो दो चीज आपको अपने कॉपी में नोट करना है। क्या क्या नोट करोगे? पहला चीज नोट करोगे कि सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल हमेशा बराबर होती है। उसके बाद लिखोगे सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल तो बराबर होती है, लेकिन अगर दो समान आकृतियों का क्षेत्रफल अगर बराबर हो, दो आकृतियों का क्षेत्रफल अगर बराबर हो तो जरूरी नहीं है कि वो सर्वांगसम हो। जैसा कि आपको यहाँ लिखा भी है, समान क्षेत्रफल वाली आकृतियों का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि आवश्यक नहीं होता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलिए, तो अभी क्या करते हैं, अभी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इन्हीं सभी पे आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना होता है। तो पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आपको बताया गया है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद आपको बोला गया है त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल बताइए। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कुछ कुछ डेटा दिया गया यहाँ पर, सभी को ध्यान से देखना है आपको और आंसर करना है। तो पोल सेक्शन में आंसर करना है आपको। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अगर दिया गया है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना होगा? 11, 22, 44 या 33? 11, 22, 44 या 33? ये देखिए। ठीक है, हो जाएगा तो थोड़ा वेट कर ले। जिनका भी आंसर हो जाता है कुछ देर वेट करेंगे, बाकी सभी बच्चे आंसर देंगे, फिर पोल को एंड करके मैं खुद डिस्कस करूंगा। ठीक है, काफी आसान सा क्वेश्चन है ना? अगर आपको सर्वांग समता याद है, स्पेशली अगर मैं बोलूं त्रिभुजों की सर्वांग समता, है ना? काफी डिटेल में आप सभी को पढ़ाया गया था त्रिभुजों की सर्वांग समता और उनके नियम, सभी प्रतिबंध यानी क्रिटेरिया, है ना? अगर वो याद है तो काफी जल्दी से आंसर कर सकते हो। अगर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया गया है, त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल आप कितना बोलोगे? चलिए 15 सेकंड और रुकते हैं। ठीक है, 15 सेकंड और। 5 सेकंड और, सॉरी 10 सेकंड और। ठीक है, 10 सेकंड और है। तो अगर अब तक आंसर नहीं किया तो जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। 5 सेकंड और, आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। तो अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। चलिए अब समझते हैं। अब ध्यान से देखना है आपको, यहां पर बोला क्या गया है। अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे कहोगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दे रखा है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, और कुछ नहीं बोला गया, बस बोला गया त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बताइए। अब अगर हम आकृति को देखें, जो भी चित्र बनाकर दिया गया है दो त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर, तो आप कह सकते हो ना दोनों त्रिभुज में आपको क्या क्या दिख रहा है? ए सी पी क्यू के बराबर है, ये दिख रहा है ना? ए सी जो भुजा है वो पी क्यू के बराबर है। तो एक भुजा मुझे बराबर दिख गई, है ना? एक भुजा मुझे बराबर दिख गई तो हम कहेंगे ए बी पी क्यू के बराबर है और ये दोनों 4 सेंटीमीटर की है ना? तो ये हमें भुजा मिल गई, यानी एक बार मैं एस लिख दे रहा हूं, है ना? भुजा का मतलब साइड, इसलिए मैं एस लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखो
ये कोण जो है 70 डिग्री, कोण सी और कोण क्यू बराबर है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कोण सी जो है वो कोण क्यू के बराबर है, ये दोनों ही 70 डिग्री के बराबर है, और ये दोनों 70 डिग्री के बराबर है यानी एंगल है, तो एंगल है इसलिए मैं यहाँ पर ए लिख दे रहा हूँ। ठीक है, साइड लिखा फिर एंगल लिखा। उसके बाद देखो, उसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो फिर से आपको दिख रहा है कि बीसी, बीसी जो भुजा है वो क्यू आर के बराबर है ना, बीसी भुजा क्यू आर के बराबर है, मतलब ये बीसी भुजा क्यू आर के बराबर दिख गई, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं बीसी बराबर क्यू आर, और ये दोनों 3 सेंटीमीटर के बराबर है ना। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, एक भुजा, इसलिए मैं एक बार एस लिख दे रहा हूं है ना, साइड एंगल साइड, तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि साइड एंगल साइड प्रतिबंध से, यानी भुजा कोण भुजा प्रतिबंध से त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, ये दोनों आपस में सर्वांग सम है। ये समझ में आ रहा है कि भुजा कोण भुजा प्रतिबंध से, साइड एंगल साइड प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। त्रिभुजों की सर्वांग समता के प्रतिबंध आपको पढ़ाए गए हैं काफी पहले, है ना, ये सारी चीज पता होनी चाहिए। तो भुजा कोण भुजा प्रतिबंध से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। अगर इतना आप लोग समझ लिया, अगर ये समझ में आ गया, तब फिर क्वेश्चन काफी आसान हो गया। आप बोलोगे सर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अगर 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है, तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका भी क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि अभी अभी यही तो पढ़ाया जा रहा था कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे या कोई भी दो आकृति सर्वांग सम होगी तो उसका क्षेत्रफल बराबर होगा। तो अगर एबीसी का क्षेत्रफल 22 है तो पी क्यू आर का भी क्षेत्रफल 22 ही होगा, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन बी ही सही उत्तर होगा। क्लियर है सभी का, ये समझ में आया ना? सर एक बार फिर से बता दो, मैं लेफ्ट हो गया था। ठीक है, यहाँ पर ये तो समझ में आया ना कि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांगसम कैसे है, भुजा कोण भुजा प्रतिबंध लग रहा है। देखो यहाँ पर सीधे सीधे ये बोला जा रहा है कि एसी भुजा पी क्यू के बराबर है, ये दिया गया है क्वेश्चन में, दोनों दिख रहा है 4 सेंटीमीटर। बीसी भुजा क्यू आर के बराबर है, दोनों दिख रहा है 3 सेंटीमीटर के बराबर। दो भुजा बराबर मिल गए तो एक बार मैं एस लिखा फिर से एस लिखा। अब ये दोनों भुजा के बीच वाला कोण देखो तो 70 डिग्री दोनों ही में बराबर है, तो कह रहा हूं बीच में कोण है तो बीच में ए लिख दिया, यानी साइड एंगल साइड या भुजा कोण भुजा प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। और जैसे ही आपको ये पता चल गया कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, पहले वाले का क्षेत्रफल 22 है तो दूसरे वाले का भी क्षेत्रफल 22 होगा, क्योंकि सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल हमेशा बराबर होते हैं, यही पढ़ाया जा रहा था। क्लियर है सभी का? ठीक है, चलिए अब समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, बाकी सभी आंसर गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी काफी आसान है। इस क्वेश्चन में आपको दो त्रिभुज दिखाया गया, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर, और बोला गया है कि ये दोनों आकृति क्या है, सर्वांगसम है, ये दोनों ही त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, क्वेश्चन में दे दिया गया है। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, और आपसे त्रिभुज पी क्यू आर का आधार यानी क्यू आर की लंबाई पूछी जा रही है, क्यू आर की लंबाई बताइएगा। ठीक है, क्षेत्रफल आपको त्रिभुज एबीसी का दिया गया है, आधार आपको पी क्यू आर का पूछा जा रहा है, तो ट्राई कीजिए। क्षेत्रफल एबीसी त्रिभुज का दिया गया है, आधार आपको पी क्यू आर त्रिभुज का पूछा जा रहा है, मतलब क्यू आर की लंबाई पूछी जा रही है। ठीक है, और एक चीज और दिया गया है कि दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में सर्वांगसम है, और आपको ये पता है कि अगर सर्वांगसम है तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, है ना। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं या कोई भी दो आकृति सर्वांगसम होती है तो उसका क्षेत्रफल इक्वल यानी बराबर होता है। तो आपको देखना है कि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल अगर आपको पता है तो आधार का मान कैसे निकालोगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है, आधार हमारा क्यू आर है, ऊंचाई हमारा पी एस है जिसका मान 7 सेंटीमीटर दिया गया है। चलिए 10 सेकंड और रुकेंगे, फिर पोल को एंड करके इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, काफी आसान सा क्वेश्चन है ये सारे, तो अगर आंसर नहीं किया तो जल्दी से आंसर करें, 10 सेकंड और है आपके पास।
त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर का मान यानी आधार का मान आपसे पूछा जा रहा है। 5 सेकंड और, आखिरी 5 सेकंड और है। 5, 4, 3, 2, 1। तो अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं और आपका चैट सेक्शन भी ओपन है। चलिए, तो पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो जब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो सीधे सीधे सबसे पहले तो ये दिखेगा कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर क्या है, सर्वांग सम है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आपको 28 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। पीक्यूआर का आधार यानी क्यूआर का मान पूछा जा रहा है ना, क्यूआर का मान पूछा जा रहा है। तो चलिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए इस आकृति को मैं फिर से एक नए पेज पे बना लेता हूं। आपको ये पता है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एबीसी का क्षेत्रफल। क्यूआर का मान आपसे पूछा जा रहा है ना, क्यूआर का मान आपसे पूछा जा रहा है। दिया गया है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में सर्वांगसम है, त्रिभुज सर्वांगसम है। तो आप ऐसा कह सकते हो ना कि क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी, मतलब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो होगा वो त्रिभुज पीक्यूआर के क्षेत्रफल के बराबर होगा। त्रिभुज पीक्यूआर दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे ना, क्यों? क्योंकि ये दोनों आकृति सर्वांगसम है। सर्वांगसम आकृति है तो दोनों का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर के ही बराबर हो जाएगा। तो ये पता चला कि पीक्यूआर का भी क्षेत्रफल 28 ही के बराबर है, क्योंकि दोनों सर्वांगसम है। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, है ना, या कहते हो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो ये 28 के बराबर दिया गया है। त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल लिख रहा हूं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब 1/2 लिख दिया। आधार का मान क्या है? तो पीक्यूआर त्रिभुज में क्यूआर को ही आप आधार कह रहे हो, तो इससे मैं क्यूआर को मैं आधार कह रहा हूं। ऊंचाई क्या होगा? ऊंचाई आपको दिख रहा है, शीर्षलंब को ही ऊंचाई कहते हैं। सामने वाले सिर से एक लंब डाल देते हैं, उसी शीर्षलंब को आप ऊंचाई कहते हो। तो यहाँ पर साफ साफ हमें दिख रहा है कि जो पीएस लाइन है यही शीर्षलंब है और यही ऊंचाई है, और इसलिए मैं लिख रहा हूँ पीएस बराबर 28 सेंटीमीटर। ठीक है, 1/2 क्यू ना क्यू आर गुना पीएस, क्योंकि पीएस हमारा ऊंचाई हो गया। ठीक है, अब सभी के मान भर देना है। तो 1/2 की जगह पर तो 1/2 लिख दिया। क्यूआर का मान हमें नहीं पता, वही तो हमें पता करना है, तो क्यूआर की जगह पर क्यूआर ही लिख दिया। पीएस का मान आपको दिख रहा है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 7 लिख दिया और ये 28 के बराबर है। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या करोगे? क्यूआर बराबर ये जो 2 है ये 28 के साथ गुना हो जाएगा, तो आप लिखोगे 28 इंटू 2/7, है ना। ये 7 नीचे की तरफ आ जाएगी, तो 28 इंटू 2/7। 7 से काटोगे 28 को तो 4 बार में कटेगा, 7 4 जा 28, है ना। और 4 गुना 2 कितना आ जाएगा? यहाँ से आपका आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं क्यूआर का जो मान है वो हमारा 8 सेंटीमीटर के बराबर है ना, 8 सेंटीमीटर के बराबर होगा। इसलिए इस त्रिभुज का जो आधार होगा वो आधार 8 सेंटीमीटर के बराबर होगा, और यही हमारा आंसर होगा। ये क्लियर है सभी को? क्यूआर यानी आधार का मान 8 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ये क्लियर है ना? क्लियर है तो वाई लिख के बताइए। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। क्लियर है? चलिए, तो 2 तरीके क्वेश्चन हमने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अगला हमारे क्या पढ़ना है? तो अगला जो टॉपिक है हमारे पास, हमें देखना है सॉलिड फिगर क्या होता है, यानी 3D शेप क्या होते हैं। अच्छा, जब भी मेंसुरेशन स्टार्ट हो रहा था, अगर आप लोगों ने क्लास किया था मेंसुरेशन की फर्स्ट क्लास, वहां पर आपको 2D, है ना, 2D शेप और 3D शेप में अंतर बताए गए थे, है ना। 2D शेप और 3D शेप में अंतर बताए गए थे, द्विविमीय और त्रिविमीय में अंतर बताया गया था, और यह भी बताया गया था कि वीमा क्या होता है, विमीय का क्या मतलब होता है। तो ऐसा मतलब मैं आपको ये बोलूं कि विमीय या डायमेंशन का मतलब क्या होता है। ये जो वर्ड आप लोग सुनते हो शब्द, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, ये सारे वर्ड, इन्हीं सबको हम वीमा कहते हैं, किसी भी आकृति की वीमा। तो अगर कोई आकृति में सिर्फ एक विमा हो, सिर्फ लंबाई होगी, तो उसे हम एक विमीय कहेंगे। किसी आकृति में 2 विमा रहेगी तो उसे हम द्विविमीय कहेंगे। किसी आकृति में 3 विमा रहेगी तो उसे त्रिविमीय कहेंगे, है ना।
और जितनी भी 3D शेप होती है, जितनी भी त्रिविमीय आकृति होती है, उन सभी को ही हम ठोस आकृति कहते हैं, उसे ही हम सॉलिड फिगर कहते हैं। इतना समझ में आया कि सभी 3D शेप को ही, त्रिविमीय आकृति को ही ठोस आकृति कहते हैं, उसे ही सॉलिड फिगर कहते हैं। ठीक है, तो आप उदाहरण के तौर पर काफी सारी आकृतियों के नाम बता सकते हो, है ना। जैसे द्विविमीय में आप बोलते हो आयत वर्ग, है ना, वर्ग बोलते हो, आयत बोलते हो, ये सभी 2D है, द्विविमीय है। लेकिन अगर मैं बोलूं घनाभ, घन इत्यादि, जिसके बारे में भी आगे पढ़ने वाले हैं, तो उसे हम 3D या ठोस आकृति कहेंगे। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यही लिखा गया है कि वह सभी आकृति जिनकी 3 विमाएं हैं। अब देखो विमा के बाद क्या लिखा गया है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, है ना, या मोटाई, है ना, तो इन्हीं के क्या कहेंगे, त्रिविमीय आकृति कहेंगे, 3 डायमेंशनल शेप्स कहेंगे। अच्छा, एक डेफिनेशन और ध्यान रखिएगा, एक तरीके से और ध्यान रखिएगा। एक तो ये हो गया कि 3 विमा होगा तो उसे त्रिविमीय कहेंगे, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे कि कोई भी आकृति को मान लो, अगर आपका जो बुक का पेज है, इस तरीके से समझना, अगर मैं आपका बुक का पेज की बात करूं, एक पेज की बात कर रहे हैं, इसे आप अपने कॉपी टेबल पर जब रखते हो तो आपके टेबल पर कोई स्थान घेरती है, ये जो पेज है आपके टेबल पर कोई स्थान घेरती है, तो इसे हम 2D शेप कहते हैं, है ना, 2D आकृति कहते हैं, आयत है ये। लेकिन अगर इसी पेज के ऊपर मैं बहुत सारे पेज को रख दूं, है ना, तो ये किताब बन जाएगा, ये एक बुक बन जाएगा इस तरीके का, है ना। और ये बुक क्या करेगा, आपके टेबल पर तो कुछ स्थान घेरेगी ही घेरेगी, है ना। अगर आप बुक को अपने टेबल पर रखोगे तो कुछ स्थान तो घेरेगी, साथ के साथ इसकी एक मोटाई है, देख सकते हो आप लोग, ये एक मोटाई है। और ये मोटाई यानी थिकनेस का क्या मतलब हुआ, ये हवा में एक स्थान घेर रही है ना। तो टेबल पर स्थान घेरने के साथ साथ हवा में भी कुछ स्थान घेरे। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, कोई भी आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, वो हवा में भी एक स्थान घेरती है ना। तो कोई भी आकृति अगर हवा में भी कुछ स्थान घेरेगी तो ऐसे आकृति को हम 3D आकृति यानी त्रिविमीय आकृति कहेंगे। इतना क्लियर है सभी को। तो दो चीज ध्यान रखिएगा, कोई आकृति में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होगी, 3 विमा हो गए तो त्रिविमीय कहेंगे। दूसरी डेफिनेशन, कोई आकृति अगर कुछ स्थान घेरने के साथ साथ हवा में भी कुछ स्थान घेरने लगी, है ना, मतलब कुछ उसका आयतन हो, आयतन के बारे में हम लोग आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे, वॉल्यूम जिसे कहते हैं, तो वो आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए यही ध्यान रखिए कि कोई आकृति अगर हवा में कुछ स्थान घेर रही है तो ऐसे सभी आकृति को 3D यानी त्रिविमीय आकृति कहेंगे। जैसे कि काफी सारे त्रिविमीय आकृति या 3D शेप होते हैं। आपको मुख्यतः जो आकृति पढ़नी है क्लास नाइन्थ में आपको कुछ आकृति पढ़नी है जो आपको अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। जैसे घनाभ, जिसे इंग्लिश में क्यूबॉइड कहते हैं, इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है। घन, जिसे क्यूब कहते हैं। बेलन, जिसे सिलेंडर कहते हैं। और शंकु यानी कोन, है ना, शंकु को इंग्लिश में कोन कहते हैं। अच्छा, उदाहरण के तौर पर मान लो अगर घनाभ का उदाहरण कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे, किसी भी डब्बे को, है ना, बॉक्स को आप घनाभ कह सकते हो, घनाभाकार। जिस भी रूम में आप बैठे हुए हो, जो भी रूम में आप बैठे हुए हो, वो या तो घन होगा या घनाभ होगा, है ना। कमरे में, जिस भी कमरे में बैठे हुए हो, घनाभाकार कमरा होता है या घन के आकार का कमरा होता है। ठीक है, या कह सकते हो ईंट, जो ईंट होता है जिससे हम लोग घर बनाते हैं, ब्रिक्स, है ना, वह भी घनाभ की आकृति की होती है। आपकी जो बुक है, तो ये सभी आकृति क्या है, ये सभी के सभी घनाभाकार होते हैं। ठीक है, घन की आकृति का क्या होता है, आप सभी लोग लूडो खेलते हो, है ना, लूडो खेलते हो, तो उसमें एक डाइस होता है, पासा जिसे कहते हैं। तो डाइस हमारा घन की आकृति का यानी क्यूब की आकृति का होता है, डेली लाइफ में आप देख सकते हो उसको। अच्छा, सिलेंडर की आकृति का क्या होता है, कोई बता सकता है क्या, सिलेंडर यानी बेलन की आकृति का कोई उदाहरण बताइए चैट सेक्शन में लिख के। बेलन की आकृति का आप अपने आसपास क्या देखते हो, सिलेंडर, ठीक है, हाँ, मिलता जुलता कह सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट जो सिलेंडर जो हम लोग घर में देखते हैं, किचन में जो देखते हैं, वो नहीं होता, लेकिन हाँ मिलता जुलता कह सकते हैं, है ना, सिलेंडर ये वाले बेलन से मिलता जुलता आकृति। ठीक है, इस सिलेंडर के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, ग्लास, हाँ, टैंक कह सकते हो, टैंक हमारा होता है, पेन होता है। ठीक है, चलिए, पाइप कह सकते हैं ना, पाइप,
जो पाइप होता है जिससे हम लोग पानी डालते हैं पौधों में, है ना, वो पाइप भी एक सिलेंडर के आकार का है, वो बेलन के आकार का है ना, इस तरीके का पाइप हमारा होता है ना। तो यह भी एक सिलेंडर है, ठीक है, बॉटल हो सकता है, ठीक है। अच्छा, कोन के आकार का क्या होता है, शंकु के आकार का? तो शंकु के आकार का आप कह सकते हो जोकर कैप, बर्थडे कैप, है ना, एक तरीके से कैप, या कह सकते हो टेंट, है ना, टेंट या कैप, जोकर टोपी, या फिर बर्थडे वाला जो टोपी होता है, या आइसक्रीम का जो कोन होता है, वो सभी के सभी शंकु के आकार का होता है, यानी कोन के आकार का होता है, ठीक है। डेली लाइफ में भी ये सारे एग्जाम्पल को आप देख सकते हो, जैसे कि बॉल, है ना, जिस फुटबॉल जिससे हम लोग खेलते हैं, ये एक गेम होता है, क्यूब, है ना, बुक्स, बाल्टी, ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी को आप देखोगे अगर अपने टेबल पर रख दो, तो इसमें लंबाई चौड़ाई और एक मोटाई है, मतलब हवा में कुछ स्थान घेर रही है, तो हवा में स्थान घेर रही है, तो इन सभी को क्या कहेंगे, इन सभी को 3D यानी त्रिविमीय आकृति कहेंगे, ठीक है। ये सभी के सभी क्या है, 3D आकृति है, या इन सभी को ठोस आकृति या सॉलिड शेप भी कह सकते हैं, ठीक है। इतना सभी को क्लियर है, ये सारी चीज क्लियर है तो वाई लिख के बताइए। कोई भी डाउट है तो अब पूछ सकते हो, अभी कोई डाउट है तो पूछिए, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। हाँ गौतम, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, माइक ऑन करके पूछ लीजिए, ठीक, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक क्या है, तो अगले टॉपिक में हमें क्यूबॉइड पढ़ना है। जैसे कि अभी अभी आपको दिखाया जा रहा था, क्यूबॉइड यानी घनाभ, जिसे हमने कहा किताब की आकृति, ईंट की आकृति, है ना, या फिर किसी भी मोबाइल के डब्बे को जनरली ले सकते हैं। ये नहीं कहेंगे कि सभी डब्बे, सभी बॉक्स घनाभ की ही आकृति की होती है, लेकिन इन जनरली जितने भी डब्बे हम लोग देखते हैं वो घनाभ के ही आकृति की होती है। तो घनाभ में काफी सारे चीज हम लोग को पढ़ना है, आयतन के बारे में पढ़ेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे, है ना, काफी सारी चीज हम लोग आगे देखने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग बहुत बेसिक सा ये देखेंगे कि घनाभ होता क्या है, ठीक है। उसके बाद फेसेस, एजेस और वर्टेक्स यानी फलक, किनारे और शीर्ष, ये सभी क्या होते हैं घनाभ में, है ना, तो सभी की संख्या क्या होती है ना, तो ये सभी चीज हम लोग अभी देखने वाले, ठीक है। चलिए, हाँ वॉल्यूम भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, वॉल्यूम आयतन सारी चीज कराई जाएगी, कुछ भी छूटेगा नहीं। चलिए, तो घनाभ क्या लिखा है ये देखिए, घनाभ एक त्रिविमीय बंद आकृति है, तो ये तो आपको पहले ही बता दिया गया कि घनाभ क्या है, 3D आकृति है ना, 3D शेप का हो गया। जब भी कहा जाएगा घनाभ कैसा है तो आप बोलोगे 3D आकृति है सर, 2D नहीं है वो, ठीक है। क्यों बोलोगे, क्योंकि इसमें एक लंबाई होती है, देख सकते हो आप, इसमें एक लंबाई होती है, इसमें एक चौड़ाई भी होती है जिसे हम बी लिखते हैं, और इसमें एक ऊंचाई भी होती है जिसे आप एच लिखते हो। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तो 3 विमा है, तो 3D हो गया, ठीक है। ये हवा में कुछ स्थान भी घेरती है, जैसे ईंट ले लिए, किताब ले लिए, सभी के सभी हवा में कुछ स्थान घेरती है, तो इसे हम 3D शेप कहेंगे। अब होता क्या है, इसमें 6 आयताकार फलक होते हैं, यानी 6 फेसेस होते हैं। अब बोलोगे सर फेसेस क्या होता है, फलक क्या होता है, तो देखिए, इमेजिन करने के लिए आपको कुछ कुछ इमेजिन भी करना पड़ेगा साथ के साथ। जिस भी कमरे में, अभी हम लोग ये समझने वाले हैं, घनाभ तो समझ ले घनाभ होता क्या है, तो ये देखते हैं कि फेसेस क्या होते हैं। जैसे बोला गया ना कि 6 आयताकार फलक होते हैं, तो जिस भी कमरे में आप बैठे हुए हो, उस कमरे की आप फर्श को अगर आप देखो, जो यहां पर अभी मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, इस फर्श को आप देखो। सबसे पहले तो ये समझो कि जिस भी कमरे में आप बैठे हुए हो घनावाकार है, क्यूबॉइड के शेप का है। उसके आप फर्श को यानी ग्राउंड को देखोगे, तो ये जो ग्राउंड है ये आयताकार है ना, आयत की आकृति का रेक्टेंगल है कि नहीं, ये रेक्टेंगल। तो आप बोलोगे सर ये जो फर्श है ये आयत की आकृति का है, जो रेक्टेंगल जिसे कहते हैं, तो इसे ही हम एक फलक कहते हैं। इस घनाभ की एक फलक आपका ग्राउंड है। अब ग्राउंड के सामने देखो, जो छत आपको दिख रहा है, ये छत भी एक फलक है, तो ये छत भी क्या है, एक फलक है। तो 2 फलक हो गए, एक फलक हो गया हमारा ग्राउंड यानी फर्श, दूसरा फलक हो गया हमारा छत, तीसरा फलक देखिए, तीसरा फलक आपको दिखेगा आपके बाईं तरफ की जो दीवार है, ये वाला दीवार। तो बाईं तरफ जो दीवार दिख रही है वह भी एक फलक है ना, तो एक फलक हमने और लिख दिया, बाईं तरफ की दीवार। उसके बाद देखो जो दाईं तरफ की जो दीवार है,
यह भी एक फेस है, तो यह भी एक फलक हो गया। तो दाईं तरफ की जो दीवार है वह भी एक फलक हो गया। तो 4 फलक हो गया, एक छत, एक फर्श, एक दाईं दीवार, एक बाईं दीवार। अब देखिए, ये जो सामने की दीवार जो आपको दिख रही है, ये वाली, है ना, ये सबसे सामने में है। जहां भी बैठे हुए हो, आपके सामने जो दीवार दिख रही है वह भी दीवार एक फलक है ना, वह भी एक फलक है। तो यहाँ पर मैं एक और लिख दे रहा हूं कि एक फलक सामने की दीवार हो गई, और एक पीछे की दीवार जिसे आप नहीं देख पा रहे होगे, है ना। तो एक दीवार हमारा पीछे की तरफ रह गया जिसे हम नहीं देख पा रहे होंगे, ये वाली दीवार, है ना। तो ये दीवार, तो टोटल कितनी हो गई, 4 दीवार हो गए। ध्यान से देखिएगा, ये 4 दीवार हो गए चारों तरफ की, एक छत हो गया और एक फर्श हो गया। तो टोटल कितने हो गए, 6 फलक हो गए। तो हम कह सकते हैं किसी भी घनाभ में फलकों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। तो फलकों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। ये समझ में आया सभी को। फलकों यानी फेसेस क्या होता है, फेसेस की संख्या कितनी होती है, ये क्लियर है सभी का। फलक होता क्या है ये समझना है, फलकों की संख्या होती क्या है ये भी समझना है। ठीक है, तो दोनों ही चीज आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट। ठीक है, चलिए। तो ये तो हमने समझ लिया कि घनाभ जिस भी पृष्ठों से मिलकर बना होता है उन्हीं पृष्ठों को फलक कहते हैं। फलकों की संख्या कितनी होती है जल्दी से बताइए, किसी घनाभ में फलकों की संख्या कितनी होती है, नंबर बताइए। तो आप बोलोगे 6 होती है सर, 6 होती है। 4 दीवार, एक फर्श, एक छत, इस तरीके से याद रखिएगा, 6 फर्श होते हैं। अब देखिए, आगे हमें पढ़ना है किनारा क्या होता है, शीर्ष क्या होता है, यानी एजेस क्या होते हैं, वर्टेक्स क्या होते हैं। तो इसको समझने के लिए एक घनाभ बनाते हैं। अच्छा, यहां पर यह भी देखना है आपको कि घनाभ बनाते किस तरीके से। सबसे पहले तो आप एक आयत बना लोगे, एक रेक्टेंगल बना लोगे, एक रेक्टेंगल और बनाओगे जो इससे थोड़ा सा हटके बनेगा, है ना, इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, अब इन सभी को आप इस तरीके से मिला दोगे तो ये जो आकृति बनते दिख रहा है, देखो कितनी आसानी से हमारे पास ये क्या आ गया, ये हमारे पास एक घनाभ आ गया, है ना, क्यूबॉइड आ गया। अब ये तो आप सभी ने समझ लिया कि फेसेस किसे कहते हैं, यानी फलक किसे कहते हैं। फलक आपने समझ लिया, 6 फलक होते हैं। अब किनारे के बारे में समझो, एजेस किसे कहते हैं, एजेस यानी किनारे। तो किनारे क्या होते हैं, जहां पर भी दो फलक मिलते हैं, इस तरीके से याद रखिएगा, जहां पर भी दो फलक मिलते हैं वहां पर एक किनारा बनता है। जैसे कि आप देखो, आपके सामने की दीवार और आपकी दाईं ओर दीवार, जो दो दीवार जहां पर मिल रही होंगी वहां पर एक लाइन दिख रहा होगा आपको, एक लाइन बनते दिख रहा होगा, उसी लाइन को घनाभ का किनारा कहते हैं, है ना। तो यहां पर आप देख सकते हो किनारे होते कितने। अगर आपसे कोई पूछे कि किनारा होता क्या है, तो सबसे पहले बोलिएगा जहां पर भी दो फलक मिलते हैं वहां पर एक किनारा बनता है। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर बता सकते हो, आपका रूम का जहां पर भी दो दीवार मिल रही होगी वहां पर एक लाइन दिख रहा होगा, उसी लाइन को किनारा कहेंगे। अब बात करते हैं किनारों की संख्या क्या होती है, किनारों की संख्या बताइए, एजेस की संख्या। तो एजेस देखो ये सारे हैं, ऊपर की तरफ आप देखोगे ऊपर में आपको 4 किनारे दिख रहे होंगे, 1 2 3 4, है ना, 4 किनारे तो ऊपर की तरफ दिख गए। ठीक है, 4 किनारे नीचे दिख रहे हैं हमको, ये जो लाइन सारे दिख रहे हैं, है ना, जिनसे ये घनाभ बनाया गया था। ठीक है, तो 4 हमें ऊपर दिख गए, 4 हमें नीचे दिख गए, 4 4 8 हो गया। उसके बाद 4 किनारे और दिखेंगे इन दोनों को जोड़ने वाले, 1 2 3 4। ठीक है, तो और कितने मिल गए, टोटल हमें 4 और मिल गए। तो टोटल कितना मिला, टोटल 12 किनारे मिल गए। तो किनारों की संख्या कितनी आ गई, 12 आ गई। ये समझ में आया सभी को, 4 ऊपर 4 नीचे और 4 खड़ी खड़ी जोड़ने वाली, ये क्लियर है सभी को। टोटल किनारे कितने आ गए, 12, सीधे सीधे याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शीर्षों की तरफ। तो शीर्ष क्या होता है, इंग्लिश में क्या करते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, वर्टेक्स यानी शीर्ष। अब देखो, वर्टेक्स और शीर्ष तो आप पहले भी पढ़ो, जहां पर भी त्रिभुज के बारे में आपको पढ़ाया गया था, त्रिभुज में बताया गया था कि आपको 3 शीर्ष होते हैं, है ना, ये कोने, कॉर्नर्स को ही शीर्ष कहते हैं। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, ये सभी जो किनारे आपको दिख रहे हैं, एक मैं ब्लू कलर से बना दे रहा हूं, ठीक है, एक एक किनार कॉर्नर यहां पर दिखा तो एक शीर्ष हो गया ये,
ये वर्टेक्स दूसरा वर्टेक्स हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ। तो 4 शीर्ष यानी 4 कोने या कॉर्नर्स ऊपर में दिख गए, है ना। तो 4 हमें ऊपर की तरफ दिख गए। 4 आप देखो ध्यान से तो 4 नीचे की तरफ दिख जाएगी, है ना। 4 नीचे की तरफ दिख जाएगी, ठीक है। तो टोटल कितने दिख गए? 4 ऊपर की तरफ और 4 नीचे की तरफ, मतलब टोटल 8 हो गए। ये क्लियर है सभी का? तो फलकों की संख्या 6, किनारों की संख्या 12, शीर्षों की संख्या 8। ये क्लियर है? होता क्या है कि ना, अगर आपसे पूछ लिया जाए, कोई आपसे पूछ देता है कि शीर्ष होता क्या है, तो जहां पर भी 3 किनारे मिलते हैं, जैसे देखो एक किनारा ये आ रहा है, दूसरा ये आ रहा है, तीसरा ये आ रहा है, तो कहीं भी जो भी कॉर्नर्स को देखो, मान लो ये कॉर्नर की बात करते हैं, ये वाली, है ना। तो इसमें देखो 3 किनारे मिल रहे होंगे, एक किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा। जहां पर भी 3 किनारा मिलता है वहां पर एक कॉर्नर बन जाता है, एक शीर्ष बन जाता है, एक वर्टेक्स बन जाएगा। क्लियर है? तो किनारा होता क्या है, एजेस क्या होता है, फलक क्या होता है, ये समझ लेना है। संख्या आपको सीधे सीधे याद होनी चाहिए। फलकों की संख्या 6, किनारों की संख्या 12, शीर्षों की संख्या 8। ठीक है। तो अभी क्वेश्चन, हाँ, तो अभी देख लेते हैं एक बार। इस पेज की जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और ये ध्यान रखिएगा कि फलकों की संख्या 6 होती है, एजेस की संख्या, किनारों की संख्या 12 होती है, और वर्टेक्स की संख्या 8 होती है। ठीक है, सभी को क्लियर है? तो वाई लिख के बताइए, अब क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसी पे आधारित आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी। ठीक, तो फेसेस, एजेस एंड वर्टेक्स, फलक, शीर्ष, किनारा याद होना चाहिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सीधे सीधे आपसे पूछा जा रहा है घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं। तो सिर्फ 15 सेकंड दिया जाएगा आपको, क्योंकि काफी आसान सा क्वेश्चन है। सिर्फ 15 सेकंड है आपके पास। सीधे सीधे आपको पता है घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं। जल्दी से पोल सेक्शन में जाना है, जल्दी से आंसर करना है। कुछ भी आपको इसमें सॉल्व नहीं करना, है ना। अगर आपको याद है सीधे आंसर कर सकते हो। 10 सेकंड और रुकेंगे। 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। तो अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। चलिए, अब इसमें कुछ समझने का है नहीं, सीधे सीधे आपको ये पता होना चाहिए किसी भी घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं। अभी अभी आपको बताया 8 शीर्ष होते हैं, 4 ऊपर की तरफ, है ना, और 4 यहाँ पर हमें दिख रहे हैं नीचे की तरफ, है ना। तो टोटल 8 हमें दिख रहे हैं। तो हम कहेंगे हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। तो शीर्षों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। सभी को क्लियर है? चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर एक घनाभ दिखाया गया है, इसमें कुछ पिंक कलर का दिखाया गया, कुछ हरे कलर का दिखाया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है हरे रंग से क्या दिखाया गया। तो ये देखिए चारों ऑप्शन को, और आंसर करने की कोशिश करना है आपको। तो हरे कलर का जो भी दिखाया गया वो फलक, उसे आप कहोगे, किनारा कहोगे, शीर्ष कहोगे, या बिंदु कहोगे। जो हरे कलर का आपको दिख रहा है उसे फलक कहोगे, किनारा कहोगे, शीर्ष कहोगे, या बिंदु कहोगे। 10 सेकंड और रुकते हैं। काफी आसान सा, बस आपको पहचानना है, इसमें कुछ सॉल्व नहीं कर। 5 सेकंड और। ठीक है, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं। चलिए अब देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज पिंक कलर की दिखाई गई है ना। पिंक कलर का जो है वो पिंक वाला, या ऑरेंज जो दिख रहा है ना, जो ऑरेंज दिख रहा है वो क्या है, वो फेस है। ठीक है, उसे हम फलक कहते हैं। लेकिन जो ग्रीन कलर का दिख रहा है उसे क्या कहोगे, वो लाइंस, जहां पर दो फलक मिलते हैं उसे हम किनारा कहते हैं। और ये हरे लाइन का क्या दिखा रहा है, वो सभी लाइंस को दिखा रही है जहां पर दो फलक मिल रहे हैं।
दो फेसेस जहां पर मिलते हैं उसे ही किनारा कहते हैं। और वही चीज यहाँ हरे कलर का दिखाई जा रही है, जिसे मैं अभी लाल कलर से अब बना रहा हूँ। ठीक है, अब मैं लाल कलर का बना रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए, है ना। किनारे क्या होती है, देखो चार किनारे ऊपर होते हैं, एक दो तीन चार, चार किनारे यहाँ दिख गए। चार किनारे आपको नीचे की तरफ दिख जाएंगे, है ना। चार किनारे नीचे की तरफ दिख गए, और चार किनारे आपको इनको जोड़ने वाले दिख जाएंगे, है ना। तो चार चार आठ और चार 12, तो 12 किनारे होते हैं। और यही हरे कलर का यहाँ दिखाया गया था, तो हम कहेंगे ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है ना। नंबर पूछा जाएगा तो आप क्या कहोगे, 12 किनारे होते हैं। फेसेस के बारे में क्या बोलोगे, 6 फेसेस होते हैं। वर्टेक्स कितने होते हैं, सिर्स कितने होते हैं, तो सिर्स 8 होते हैं किसी भी घनाभ में। इतना सभी को क्लियर है, इतना क्लियर है तो वाई लिख के बताइए। फिर हम आगे बढ़ेंगे घन के तरफ, ठीक है, क्यूब पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो अभी आपने क्या सीखा, घनाभ में और भी काफी चीज, सारी चीजें हमें पढ़नी है, लेकिन अभी के लिए हमने क्या सीखा, घनाभ होता क्या है ये सीख लिया। घनाभ में जो जो टर्म्स आपको पता होने चाहिए, फलक शीर्ष वर्टेक्स, ये सारी चीज हम लोग ने देख लिया। ठीक है, अब हम लोग यही चीज क्यूब यानी घन के बारे में देखते हैं। घन में कितने फेसेस होते हैं, कितने एजेस होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं, फलकों की संख्या, किनारों की संख्या और शीर्षों की संख्या क्या होती है। तो क्यूब कुछ नहीं होता। क्यूब यानी, हाँ बिल्कुल सेम होंगे, बिल्कुल सही, ठीक है ना। क्यूब यानी, क्यूब क्या है, अच्छा पहले ये बताओ, क्यूब यानी घन 2D शेप है या 3D शेप है, ये बताइएगा। 2D है या 3D है, द्विविमीय है त्रिविमीय है। तो बोलोगे सर घन में भी, घन का उदाहरण सबसे पहले जब भी बोला जाए, घन का उदाहरण समझ लेना, एक डाइस, है ना, जिससे आप लोग लूडो खेलते हो, तो वह क्या है, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तीन चीजें, है ना, तो उसे हम 3D कहेंगे, है ना। तो ये त्रिविमीय है, 3D है। ठीक है, उसके बाद आप ये बोलोगे घनाभ होता क्या है, एक ऐसी त्रिविमीय बंद आकृति होती है, या कह सकते हो कि एक ऐसा घनाभ ही होता है वो, आप घनाभ ही कह सकते हो, क्यूबॉइड ही होता है। लेकिन अगर एक ऐसा क्यूबॉइड आप बनाओ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो जाए, है ना, अगर मैं कहूं एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो जाए, तो ऐसे घनाभ को मान लो आप घनाभ बना रहे हो, लेकिन घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर हो जाए, तो ऐसे घनाभ को हम घन कहते हैं, है ना। तो इसकी लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी ए है ना। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी के सभी अगर ए के ही बराबर है, तो उसे हम क्या कहेंगे, घन कहेंगे। इतना क्लियर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही बराबर है। ठीक है, इतना क्लियर तो बताइए यस लिख के। तो कोई घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर कर दोगे तो उसे हम घन कहेंगे। अच्छा आयत में अगर यही चीज आप 2D में देखो, है ना, अगर आप 2D में बात करोगे तो बोलोगे सर एक आयत होता है ना, एक आयत होता है, इसमें एक लंबाई होती है एक चौड़ाई होती है। अगर हम एक ऐसा आयत बना दें जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाए, है ना, लंबाई और चौड़ाई अगर बराबर हो जाए, तो उसे हम ए लिखते थे, भुजा कहते थे, और इसे अब अगर आप आयत कहते हो तो इसे हम वर्ग कहेंगे, है ना। तो एक ऐसा आयत जिसका सभी भुजा बराबर हो जाए, लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाएगी, तो उसे हम वर्ग कहेंगे। लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई आ जाए तो वहां पर घनाभ हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा तो घन हो जाएगा। तो इस तरीके से याद रखिए। अच्छा सभी घनाभ की, मान लो घनाभ में आपने पढ़ा, घनाभ के जो फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं, आयताकार होते हैं। तो घन का जो फलक होगा, वो फलक कैसा होगा, किस आकृति का होगा, घन का फलक किस आकृति का होगा, इसका बेस अगर आप देखो आधार को, तो ये आधार आपको कैसा दिखेगा, आयत दिखेगा, वर्ग दिखेगा, वृत्त दिखेगा। तो आप बोलोगे कि सर यह स्क्वायर होता है ना, तो यह स्क्वायर होता है यानी एक वर्ग होगा। तो कभी आपसे पूछा जाए कि एक घन का फलक किस आकृति का होता है, तो बोलोगे वर्गाकार होता है। घनाभ का फलक आयताकार होता है। क्लियर है, चलिए। अब ये आपको पता है कि घन क्या होता है, एक प्रकार का घनाभ ही होता है। तो घनाभ में फेसेस या की संख्या कितनी थी, 6 थी, तो घन में भी 6 ही होगा। एजेस यानी किनारों की संख्या 12 थी, तो यहां भी घन में भी 12 ही होगा। किनारे यानी वर्टेक्स की संख्या 8 थी, तो यहां भी 8 ही होगी। बिल्कुल सेम तरीके से, जिस तरीके से आपने घनाभ में पढ़ा, उसी तरीके से आपको घन का भी याद रखना है। किसी भी घन में फलकों की संख्या क्या होती है, तो फलकों की संख्या 6 होती है। ठीक है,
किनारों की संख्या कितनी होती है? तो जो घनाभ में आपने पढ़ा, घनाभ में कितनी होती है? 12। तो घन में भी 12 ही होती है, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो कि घनाभ में शीर्षों की संख्या 8 होती है, तो घन में भी शीर्षों की संख्या 8 ही होती है, बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है। ये समझ में आया सभी को? इतनी सारी चीज समझ में आई? यस या नो? इतनी बात समझ में आई तो बताइए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो सीधे सीधे आपको पूछा जा रहा है कि एक घन में कितने किनारे होते हैं। तो बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा आपको इस क्वेश्चन का आंसर करने में, सीधे सीधे आपको याद है ना। एक घन में किनारों की संख्या क्या होती है, कितने किनारे होते हैं? एक घन में कितने किनारे होते हैं? चलिए 10 सेकंड और रुकेंगे, ठीक है। काफी आसान सा क्वेश्चन है, बस आपसे घन के किनारे पूछे जा रहे हैं। घनाभ में या घन में किनारों की संख्या एक ही होती है, बराबर होती है। जितना घनाभ में होगा उतना ही घन में भी होगा। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। तो अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। तो ये आपको पता है किसी भी घनाभ में या घन में किनारों की संख्या कितनी होती है? किनारों की संख्या 12 होती है। तो सीधे सीधे आपको बताया गया था 4 ऊपर की तरफ, 4 नीचे की तरफ, और 4 इनको जोड़ने वाले, तो टोटल 12 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख भी सकते हो, ये 4 हमें ऊपर की तरफ दिख जाएंगी, 4 नीचे की तरफ दिख जाएगी, और 4 इनको इस तरीके से जोड़ने वाले, है ना। तो 12 किनारे होते हैं, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इसको पहले ध्यान से पढ़िए। यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो जाए, तो ऐसे घनाभ को आप क्या बोलोगे? अगर किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, तो इस घनाभ को आप क्या कहोगे? घन कहोगे, शंकु कहोगे, गोला कहोगे, या बेलन कहोगे? किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, तो वह क्या कहलाता है? 10 सेकंड और रुकते हैं, ठीक है। 10 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करेंगे। 5 सर सेकंड और, होमवर्क बता दो, मोबाइल स्विच 5, ऑफ हो रहा है। ठीक है। बस ये लास्ट ही क्वेश्चन है गौतम, ठीक है। इसके बाद होमवर्क डिस्कस कर लेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। अब मैं पोल एंड कर दे रहा हूं। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको पता है किसी भी घनाभ की अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर, मतलब सभी चीज बराबर हो जाए, तो ऐसे घनाभ को घन कहा जाता है। कई बार आपको बताया गया है ना। आयत में अगर लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाएगी तो उसे वर्ग कहेंगे। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो जाएगी तो उसे हम घन कहते हैं, उसे हम क्यूब कहते हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। इतना क्लियर है सभी का? अगर इतना क्लियर है तो चैट सेक्शन में लिख के बताइए। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होने के बाद उसे हम घन कहते हैं, ठीक है। चलिए, अगर ये सारी चीज क्लियर है तो होमवर्क नोट करेंगे। तो ये रहा आपका होमवर्क। 3 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9.1, 2.1 और 2.2। तो ये 3 एक्सरसाइज आपको कर लेने हैं नेक्स्ट क्लास के पहले।